नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत दिनों बाद इस चैनल पे कोई वीडियो आ रहा है। अब यह प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर भी निरंतर वीडियोस आते रहें। और अगर आपने हमारा मेन चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से प्रयास रहेगा कि जो विषय उस चैनल पर छूट जाते हैं उनको यहां पर कवर किया जाए। अब बात मुंबई की। मुंबई का किंग कौन? देवा भाऊ। यह स्थापित कर दिया है और देवेंद्र फडणवीस ने यह एक बार स्थापित नहीं किया, ये लगातार स्थापित करते आ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हो, बीएमसी का चुनाव हो, और बीएमसी का चुनाव कई मायनों में खास है आने वाली भारत की राजनीति के लिए। कैसे वो भी बताऊंगा। और सबसे पहली बात तो अब तक तो सबकी नजर बीएमसी के चुनाव पर सिर्फ इसलिए टिकी हुई थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कारण बीएमसी का जो बजट है वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, जो बहुत से राज्यों का एनुअल बजट नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बीएमसी है। उसके बाद रिजल्ट आते हैं, और जिस तरीके से रिजल्ट आते हैं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलती है। और उसके बाद एकाएक जो मराठी मीडिया है उसमें एक खबर तैरने लगती है। देखिए, जो मराठी मीडिया है ना, एक बायस्ड मीडिया है निश्चित तौर पर। और जो वो सस्ता चाणक्य है महाराष्ट्र का, कांग्रेस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी उस मीडिया को कल्टीवेट करके रखा हुआ है। उन्होंने खबर ये चलानी शुरू कर दी कि जो बीजेपी है उसे बीएमसी में 114 का मार्क चाहिए। उसके पास फिलहाल जो नंबर है वो 89 है, और जो असली कुंजी किसी के हाथ में है तो वो है शिवसेना, शिंदे ग्रुप उसके पास, क्योंकि उनके पास 29 सीटें हैं और बीजेपी को 25 चाहिए। तो उन्होंने ये खबर चलानी शुरू कर दी कि जो शिंदे ग्रुप है, जो एकनाथ शिंदे है, वो देवा भाव से नाराज हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा मेयर हो, और कहा ही जा रहा है कि उनकी तरफ से जो मांग रखी गई है वो ये है कि भैया क्योंकि जन्म शताब्दी है बाला साहब ठाकरे की, तो भैया हमें मिलना चाहिए, कम से कम 1 साल को तो मिलना चाहिए। 2.5 साल का प्रपोजल है, वो अलग बात है। 3/4 सीटें बीजेपी के पास है, 1/4 इनके पास है, लेकिन खबर यह है कि वो कह रहे हैं 1 साल के लिए चाहिए। और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, जो ये तय करती है कहां पैसा जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा, वो भी हमें चाहिए। और इससे नाराज होकर अपने लोगों को, 29 लोगों को लेकर जो शिंदे है वो ताज होटल में चले गए हैं। तो भैया इसमें तो फिर जो आपके देवा भाऊ है उन्हें तो बड़ा डर होना चाहिए, घबराना चाहिए। अरे बीएमसी 75,000 करोड़ हाथ से निकल जाएंगे। मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसका जो चाबी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, जो मुंह की जिसे खानी पड़ी है, जिसे पिछली बार दया दृष्टि दिखाकर लगभग बराबर होते हुए भी दिया था, वो वापस से ना आ जाए। तो उन्हें तो घबराहट होनी चाहिए थी, सारे दौरे कैंसिल कर देने चाहिए थे। लेकिन वो देवा भाव तो 5 दिन के लिए डावोस चले गए हैं, स्विट्जरलैंड। इसका मतलब असल में पीछे कोई कहानी है ही नहीं। और कहानी जिस तरीके से बुनी जा रही है, अगर इतनी ही घबराहट होती देवा भाव को तो देश छोड़कर नहीं जाते, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते, यहां मामला सॉल्व करते। क्योंकि यहां प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सारी की सारी एक कपोल कल्पनाएं हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप पहली बार थाने से बाहर निकला है। पहली बार मुंबई में अलग अलग जगह उन्हें सीटें आई, निश्चित तौर पर कम आई हैं, लेकिन उनका एक्सपेंशन हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि जो ये 29 हैं ये कहीं जाएं, उन्हें सुरक्षित रखना है। इसीलिए उन लोगों को ताज होटल में रखा गया है। और जिस तरीके से संजय राउत ने कहना शुरू कर दिया, खेल तो अभी बाकी है, तो जो देवा भाऊ है और शिंदे है, निश्चित तौर पर उन्हें, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप से भी संपर्क कर रहा था उद्धव ग्रुप कि भैया तुम में से कुछ इधर आ जाओ। तो कांग्रेस के साथ मिलकर, समाजवादी के साथ मिलकर, इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर ये तोड़फोड़ करके हम कुछ कर लें। तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए रखा गया। और ये मैसेज दिया गया उस ग्रुप में कि नहीं, जो महायुति है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो दूसरा पक्ष है तो निश्चित तौर पर वो अपने गार्ड्स डाउन कर दे। उसे ये लगे कि भैया ये तो एक नहीं है, कोई मेयर का पद मांग रहा है, कोई स्टैंडिंग कमेटी में मांग रहा है, तो भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं मौका है। और गार्ड्स डाउन होंगे तो वो खुल के सामने आएंगे। और यही वो गलती हो गई। उल्टा अब खबर यह है कि जो 15 हैं,
जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला ग्रुप है 65 है उसके पास, उद्धव के पास, सुना है उसमें से 15 गायब हो गए हैं, संपर्क नहीं हो रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, बताया जा रहा है कि फोन स्विच ऑफ आ गया है, वो सारे के सारे कॉर्पोरेटर घर भी नहीं है। तो अब 15 अगर वहां से टूट जाते हैं तो भैया फिर क्या करेगा उद्धव, क्या करेगा उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला ग्रुप। तो इसीलिए जिस तरह की राजनीति मुंबई के अंदर चल रही है, जो ये लोग सोच रहे थे कि भैया अब कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें फायदा उठाएंगे। पहली बात, जो शिंदे है उसे बखूबी पता है कि 29 के साथ वो कुछ उखाड़ नहीं सकता है, और यह भी पता है कि अगर मैंने कुछ 3-5 किया तो जो कल्याण डोंबिवली वाली जो कॉर्पोरेशन है ना, वो भी हाथ से चली जाएगी, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाला पद है ना, वो भी हाथ से चला जाएगा, जो बेटा मजे ले रहा है ना, वो भी हाथ से चला जाएगा। और आने वाली राजनीति में जिस तरीके से एक्सपेंशन के साथ बीजेपी चल रही है, अगर वो ऑपरेशन लोटस उद्धव के ग्रुप में चला सकता है तो शिंदे के ग्रुप में भी ऑपरेशन लोटस चलने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बखूबी जानते हैं आने वाली राजनीति करनी है, हिंदुत्व का चेहरा बने रहना है। जिस तरीके से हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ठाकरे तो अपनी अलग लाइन पकड़ चुके, उन्होंने तो अपनी अलग दुकान खोल ली, और बहुत लंबी राजनीति उनकी है नहीं। और जिस तरह की राजनीति देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, उसमें साथ लगे रहने में ही फायदा है। अगर सीटें कम आई हैं तो तुम्हारी कम आई हैं, अगर सीटें कम आई हैं तो अजीत पवार की हैं, तो ये तुम्हारे गलत चुनावी प्रबंधन का नतीजा है, उसमें देवा भाव की तो कोई गलती नहीं। तो उन्हें बखूबी पता है कि यहां से आधी छोड़ पूरी को धावे ना आधी पावे, वो सारा वाला जो सिस्टम है ना, वो निपट जाएगा। तो कहीं नहीं जा रहा एक नाथ शिंदे, जहां है वहीं है। थोड़ा बहुत नाटकबाजी होगी, ये ऑप्टिक्स के लिए है, दूसरी पार्टियों को दिखाने के लिए है, मीडिया कंजम्पशन के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। 29 कॉर्पोरेशन है, 22 बीजेपी जीती है, 3 शिंदे ग्रुप जीता है और 1 जीता है अजीत पवार। तो भैया जो हाथ में है लेके बैठे रहो, ज्यादा भागादौड़ी करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। और अभी तक ये लोग जिस बीएमसी के चुनाव में लगे हुए हैं ना, अभी एक तीसरा झटका और लगना है इस विपक्ष को। अभी नगर पालिका के चुनाव हो चुके, नगर निगम के चुनाव हो चुके, अब जिला पंचायत के चुनाव हैं। अभी तक जो ये उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम और ये सारे के मतलब संजय निरुपम तो खैर इधर है, क्या है वो, संजय राउत, ये सारे के सारे ये एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले अभी से उधेड़बुन में है कि बीएमसी में कहीं हाथ लग जाए। और इसी दौरान वो मौका मिस कर देंगे जो 21 तारीख लास्ट डेट है जिला पंचायत के चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने की। और उसके बाद जब वहां उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, जब एक तरफा निर्विरोध तरीके से बीजेपी, शिंदे ग्रुप, अजीत पवार वाली जो ग्रुप है वो जीतेगा, 12 जिलों में होना है मराठवाड़ा में, फिर ये चिल्लाएंगे कि देखिए ईवीएम हैक हो गई, बैलेट बॉक्स हैक हो गए, सिस्टम का दुरुपयोग हो गया, वोट चोरी हो गई, इलेक्शन में जो कमीशन है वो इनसे मिला हुआ है, फिर वो सारा रोना रोएंगे। जो हो चुका, निपट चुका, आपके हाथ से निकल गई, हार मानो, अगले 5 साल की तैयारी करो, अगली बार की देखो क्या तैयारी हो सकती है, लेकिन नहीं। और इसी चक्कर में जो जिला पंचायत है वो भी हाथ से जाने वाली है। इसलिए महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा खेल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीएमसी के चक्कर में लगे रहो, हाथ में कुछ आना नहीं। वहां उन दोनों ने जो फ्रेंडली फाइट का जो नाटक दिखाया है ना, जो बेट डाला है, उसमें फंस गए हैं। और आज तो संजय निरुपम ने जो मस्त खेला, जो मस्त जिस तरीके से जवाब दिया, वो शब्द में यार नहीं बोल सकता, लेकिन संजय राउत को जिस बेहतर तरीके से डिपिक्ट किया, जबरदस्त है। और मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो बीएमसी का चुनाव है आने वाले भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है, आज तक यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर अगर कोई है तो उसमें अगर एक लिस्ट बनती है तो अमित शाह की बनती है, उसमें योगी आदित्यनाथ की बनती है, कोई तीसरा नाम आता नहीं था। लेकिन अब एक और नाम आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का प्रोजेक्शन देखते हैं तो आप क्या चीजें देखते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी से? संघ का करीबी होना चाहिए, टिक मार्क है। उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस का भी टिक मार्क है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी चुनाव को जीतने के लिए, आपके पास वो चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों का पर्याप्त सोर्स हो। महाराष्ट्र से आते हुए देवेंद्र फडणवीस के पास वो भी है।
पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो संगठन चलाना भी आता है, और 3-5 करना, ऑपरेशन लोटस चलाना, इधर से उधर से इधर, और होटल वाला जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से मैनेज करना है वो भी ये जानते हैं। और राज्य के राजनीति और केंद्र की राजनीति में एक फर्क है। राज्य की राजनीति में आप एक थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेकर चल सकते हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को इवॉल्व किया। जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट वाली जो छवि थी गुजरात में, उसे ना ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष वाली जो छवि है उसको ले जा रहे हैं केंद्र में। और वो चीज देवेंद्र फडणवीस बखूबी करते हैं। राज्य में हार्ड दिखते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी दिखते हैं कि नहीं, वो इन चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जो हिंदू हार्डलाइनर, मैं नहीं मानता, लेकिन कम से कम जो वो टैग लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं परेशानी करता है उस रेस में दौड़ने में। क्योंकि केंद्र में जब आप जाते हैं तो एक अलग एक्सपेक्टेशन है। आप पूरे भारत को कैटर नहीं करते, आप पूरी दुनिया में उस प्रोजेक्शन को लेकर जाते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज किया जाता है, मतलब एक तरीके से उसे देखा जाता है। और भारत का खुद का एक डीप स्टेट है, वो किसके साथ ज्यादा सहज होगा ये डिसाइड करेगा। जनता तो निश्चित तौर पर चाहती है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जो भारत का वो जो वर्ग है जो ये तय करता है कि लीडरशिप कौन हो। क्या आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने बल पर पहुंचे? नहीं, पीछे एक फोर्स थी जो चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। वो फोर्स देवेंद्र के साथ खड़ी होगी कि योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी होगी, किसके साथ अपने आप को ज्यादा अलाइन करती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बार बार जिस तरीके से दोनों ही अपने वर्क जो एरिया है, स्फीयर ऑफ वर्क है, उसमें जिस तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, मुझे आने वाले समय में बीजेपी के जो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं उस रेस में ये दोनों व्यक्ति अग्रणी हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये लोग आगे चल। ये इतना खुल के, इतनी बेहतर, मतलब इस तरीके से बहुत लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत खुल के नहीं बोलना चाहते। मैं फिर भी खुल के बोल रहा हूं, भारत में भी एक फोर्स है जो डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। उसमें देवेंद्र बनेंगे कि योगी बनेंगे, इस समय बताएगा। खैर, बीएमसी में जो भी चल रहा है कुछ नहीं है, सब अच्छे से है, शांति से है। बाकी आगे जो भी इस पे डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।